हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए मुकेश शर्मा और आज के इस जीएसटी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीएसटी के प्रोविजंस जो ऑथर के सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जी हां, ऑथर जो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क का कॉपीराइट यूज करने के लिए पब्लिशर को देता है और पब्लिशर बदले में उसको रॉयल्टी या अदर कंसिडरेशन प्रोवाइड करता है। तो क्या है जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी? क्या ये रिवर्स चार्ज के अंदर आएगी या फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आएगी? दिस इज द बिग क्वेश्चन। अगर हम रिवर्स चार्ज की बात करें, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 30 सितंबर 2019 तक ये रिवर्स चार्ज के अंदर थी, कोई फर्दर ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 यहाँ पर ऑप्शन दे दी गई है ऑथर को, वो चाहे तो रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी में रहें या फिर वो फॉरवर्ड चार्ज की एप्लीकेबिलिटी में आ सकते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? अगर वो रिवर्स चार्ज में ही रहते हैं और 100% सप्लाई उनके रिवर्स चार्ज में ही है तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज रिसिपिएंट उसके ऊपर जीएसटी पे करता है और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अपील कर लेता है पेमेंट करने के बाद। तो ऑथर को छूट दी गई जीएसटी रजिस्ट्रेशन से। लेकिन अगर ऑथर अदर सर्विस भी दे रहा है, फॉर एग्जांपल किसी को राइटिंग कैसे करनी है इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं, या फिर उनकी कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है जो उन्होंने रेंट पे चढ़ाई हुई हैं, उससे कुछ रेंटल इनकम आ रही है, तो वहाँ पर जीएसटी उनको खुद ही जमा कराना था। अगर 20 लाख से ज़्यादा की टर्नओवर थी तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उनको करवाना था। जो फॉरवर्ड चार्ज वाली थी उसके ऊपर टैक्स जमा कराते, रिवर्स चार्ज वाली के अंदर रिसिपिएंट खुद जमा कराता। तो फ्रेंड्स, इसमें हो क्या रहा था, जो ऑथर को पीछे से इनपुट मिल रहा था वो उसकी दोनों सर्विसेज के अंदर एलोकेट हो रहा था। कितनी टैक्सेबल सप्लाईज के लिए और कितनी एग्जम्प्टेड सप्लाईज के लिए है। रूल 42 ऑफ सीजीएसटी के प्रोविजंस इस तरह से बनाए गए कि आपको रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी जो आपकी एग्जम्प्टेड सप्लाई है। हालांकि एग्जम्प्टेड तो नहीं है, रिसिपिएंट उस पर जीएसटी पे कर रहा है रिवर्स चार्ज के अंदर, बट सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कहता है कि एक ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर रिसिपिएंट जीएसटी पे करता है फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसे एग्जम्प्ट माना जाता है। तो यहाँ पे ऑथर को हो रहा था नुकसान, उनको अपने आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ रहा था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 नोटिफिकेशन नंबर 22/2019 जो कि सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर जारी की गई, इस नोटिफिकेशन के अंदर ऑथर को ऑप्शन दी गई, वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में भी आ सकते हैं। और वो नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से है आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की, जो उन सर्विसेज के बारे में बताती है जिनके ऊपर जीएसटी रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल होता है। इसके अंदर एक नई एंट्री 9A इंसर्ट की गई बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन 22/2019। पहले ऑथर की जो सर्विसेज है वो आरसीएम में ही थी, लेकिन एंट्री नंबर 9 में थी। बट क्योंकि उनको फॉरवर्ड चार्ज की भी ऑप्शन देनी थी, इसलिए एंट्री नंबर 9 से हटाकर उनको एक नई एंट्री के अंदर लाया गया, एंट्री नंबर 9A के अंदर। और ये एंट्री कुछ इस तरीके से है जिसके अंदर फर्दर 3 कॉलम है। सबसे पहले कॉलम सर्विस टैब में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑथर की सर्विसेज हैं जो अपने कॉपीराइट को प्रोवाइड कर रहा है यूज करने के लिए, या परमिट कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है पब्लिशर को कि उसके ओरिजिनल लिटरेरी वर्क से रिलेटेड कंटेंट को वो यूज कर सके। सप्लायर कौन है? ऑथर। और रिसिपिएंट कौन है? पब्लिशर। तो ये एंट्री बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज के अंदर है। अगर ऑथर फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस इस नोटिफिकेशन के अंदर स्पेसिफाई की गई। वो कंडीशंस नीचे एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 के अंदर बताई गई हैं। इसी नोटिफिकेशन के नीचे जब हम जाते हैं तो इन एनेक्स्चर्स के फॉर्मेट भी दिए हुए हैं। तो वो कंडीशंस कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहली कंडीशन एनेक्स्चर 1 के अंदर ऑथर को सीजीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
नंबर 2, ऑथर को एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर के पास कि वो इस फॉरवर्ड चार्ज वाली ऑप्शन को अवेल करना चाहता है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। क्योंकि ये नोटिफिकेशन साल के बीच में आई, नोटिफिकेशन इशू की गई 30 सितंबर 2019 को और इसको इफेक्टिव किया गया 1 अक्टूबर 2019 से। ऑथर को बताया गया कि अगर आप इस ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो 1 नवंबर 2019 से पहले आप ये डिक्लेरेशन फाइल करें, और अगर आप अगले साल से जाना चाहते हैं 1 अप्रैल 2020 से, तो आप साल शुरू होने से पहले ये डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं। एक बार जब ये डिक्लेरेशन फाइल करके इस ऑप्शन को अवेल कर लिया तो तीसरी कंडीशन है कि अगले 1 साल तक आप इस ऑप्शन से बाहर नहीं जा सकते। फिर अगला नेक्स्टर 2 है। नेक्स्टर 2 के अंदर ये बताया गया कि ऑथर अगर इस फॉरवर्ड चार्ज की ऑप्शन को अवेल करता है तो उसे अपने इनवॉइस पर मेंशन करना पड़ेगा कि वो फॉरवर्ड चार्ज की ऑप्शन को अवेल कर रहा है। हालांकि हर एक इनवॉइस पे तो ऑप्शन होती है कि जो ये सप्लाई है इसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है या नहीं है, बट ऑथर के केस में स्पेसिफिकली सेंटेंस को एक्स्ट्रा एडिशनली ऐड करने को बोला गया है ताकि पब्लिशर हाउस के अंदर जो अकाउंटेंट इन एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको क्लियरली पता चल जाए कि इस ऑथर की सर्विस को हमें रिवर्स चार्ज में लेना है या फॉरवर्ड चार्ज में लेना है। तो ये था सब कुछ ऑथर के बारे में। ये जो एनेक्स्चर 1 के अंदर डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट भी मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट कर देता हूं। ये रहा फॉर्मेट आपके सामने। एनेक्स्चर 1 जो कि ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर के पास फाइल की जाएगी। इसके अंदर ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर को एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं और अपनी डिक्लेरेशन दे रहे हैं। यहाँ पे ऑथर अपना नाम, अपना जीएसटी नंबर, अपना एड्रेस बताएगा और ये रही डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के अंदर वही कंडीशंस ली गई हैं जो भी मैंने आपको पीछे बताई। क्या कंडीशंस की सीजीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लिया है और वो टाइम लिमिट के अंदर या किस डेट से वो इस ऑफर को लेना चाहता है, और एक बार उसने जब ये ऑप्शन अवेल कर ली तो अगले 1 साल तक इस ऑप्शन से बाहर नहीं निकलेगा। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। और इसी तरह से है ये एनेक्स्चर 2। इस एनेक्स्चर 2 के अंदर ये कंडीशन बताई गई है कि ऑथर अपने इनवॉइस के ऊपर मेंशन करेगा कि वो फॉरवर्ड चार्ज की स्कीम को अवेल कर रहा है। सो इन्हीं अपडेट्स के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।